नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 27 ऑफ नवंबर 2020 की, जो कि आपके आगामी परीक्षा हो, चाहे एसएससी हो, सीएचएसएल हो, बिहार एसआई, यूपीएसआई, राजस्थान पुलिस, सीपीओ, सीजीएल, लगभग सभी परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं दोस्तों। नेशनल अफेयर्स में आज की पहली खबर है री इन्वेस्ट 2020। अब दोस्तों, जैसे ये देखिए सीधे लिखा हुआ है री इन्वेस्ट 2020, यहीं से प्रश्न आ जाएगा कि इसका संबंध या इस सम्मेलन का संबंध किससे है। इसका उद्घाटन कौन कर रहे हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय कोरोना नामक महामारी ने पूरी वैश्विक स्तर पर तहस नहस करके रख दिया है। तो ऐसे में यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट, याद रखना दोस्तों, यह तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक है। इसको एक्सपो का उद्घाटन किया है। और द समिट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, अब ये भी प्रश्न पूछ लेगा कि इस समिट को ऑर्गेनाइज किसने किया, तो क्या बताओगे? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने। फिर तीसरा प्रश्न यहां से बन जाएगा कि इसमें इसका थीम क्या है। री इन्वेस्ट 220 यानी थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट 220 मीट का या एंड एक्सपो का इसका थीम वर्ड क्या है? इनोवेशन ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, यानी सतत ऊर्जा संचरण के लिए नवाचार। तो दोस्तों, सस्टेनेबल एनर्जी, सतत ऊर्जा, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका अर्थ क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है, इसे धारणीय विकास कहते हैं या सतत विकास कहते हैं। तो हम ऐसा यानी ऐसी ऊर्जा का विकास करें कि जो सतत चल सके। जैसे अब क्या है, कोयले पे आधारित जो ऊर्जा है, एक समय ऐसा आएगा कि कोयला खत्म हो जाएगा, फॉसिल्स फ्यूल हमारे नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, जिस तरह से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि भारत की कुल वाणिज्यिक ऊर्जा में, कमर्शियल एनर्जी में 60% से अधिक, ध्यान रखेंगे, एबव 60% जो योगदान है वो कोयले का है। तो आने वाले दिनों में कोयला समाप्त हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को नई एनर्जी का ऐसी बनाया जाए कि जो कि सस्टेन कर सके, सतत ऊर्जा संचरण बना रहे। तो इसीलिए इसका थीम वर्ड है री इन्वेस्ट 220 का। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्या है? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। इंडियाज रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इज फोर्थ लार्जेस्ट। सोचिए, भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा, ध्यान रखेंगे, ऊर्जा क्षमता दुनिया में है। सभी प्रमुख देशों में सबसे तेज गति से हमारा भारत बढ़ रहा है, चाहे वह सोलर एनर्जी की बात हो, चाहे वह विंड एनर्जी की बात हो, चाहे वह जियोथर्मल एनर्जी की बात हो, चाहे वह ओटेक एनर्जी की बात हो। लगभग सभी ऊर्जा क्षेत्रों में भारत अपना कह सकते हैं कि बढ़ा रहा है, हस्तक्षेप कह सकते हैं। तो भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 136 गीगावाट है, जो हमारी कुल क्षमता का, अभी सोचिए, मात्र 36% है। इसको हमें कम से कम 80% या उसके एबव ले जाएंगे तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे ऊर्जा में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि अक्षय ऊर्जा है क्या, रिन्यूएबल एनर्जी है क्या? तो रिन्यूएबल एनर्जी इज एनर्जी दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम renewable resources which are naturally replenished on a human time scale, including carbon neutral sources like wind, rain, tides, waves, and geothermal heat. So the term often also encompasses biomass as well, whose carbon neutral status is under debate. तो दोस्तों, आपने समझा कि अक्षय ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? कह सकते हैं कि ऊर्जा का असीम विकल्प है। जो ये सारी ऊर्जा शामिल है जो पोल्यूटेड नहीं है, प्रदूषण कारक नहीं है, जिनके स्रोत का क्षय नहीं होगा, उन्हें हम फिर रिन्यू कर सकते हैं, जिनके स्रोत का पुनः भरण होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वार भाटा से टाइडल एनर्जी, बायोगैस, जैव ईंधन आदि नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। और भारत में इसके स्रोत कह सकते हैं असीम हैं। आप देख सकते हैं कि भारत में विंड एनर्जी का 45,000 मेगावाट
जो है क्षमता, इसी तरह से सोलर एनर्जी में भारत, सोचिए भारत ट्रॉपिकल रीजन में है, यानी 365 डेज में अगर बात की जाए तो भारत में 340 दिन तक सूर्य की रोशनी मिलती है। विंड एनर्जी, हवाएं, तटीय क्षेत्रों पर विंड एनर्जी की बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसी तरह से भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है दोस्तों, तो ओटेक एनर्जी, समुद्री ऊर्जा का भी भंडार कह सकते हैं, स्रोत है भारत। इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पे ज्वार आते हैं, टाइड्स, तो इसे टाइडल एनर्जी का भी, और हमारे जमीन के अंदर भी जैसे लद्दाख की पूगा घाटी जियोथर्मल एनर्जी के लिए बहुत ही उपयुक्त दशाएं हैं। तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक समझ में आया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। छोटा टॉपिक है लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी कल ही हम लोगों ने 26 नवंबर के बारे में बताया भी था, संविधान दिवस था दोस्तों। 26 ऑफ नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था, कंप्लीट हुआ था, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हमारा भारत एक गणतंत्रात्मक देश कब हुआ? 26 ऑफ जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। भारत एक गणतंत्रात्मक देश होगा जिसमें यानी कह सकते हैं कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारों का गठन होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ मोनार्की नहीं होगा, राजतंत्र शाही नहीं होगा। तो दोस्तों इसी पर गोवा राज्य है, गोवा के बारे में अभी आगे बताता हूँ, पहले खबर सुन लीजिए। ऑन द ओकेजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे, गोवा पोस्टल डिवीजन रिलीज्ड ए स्पेशल कैंसिलेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी संविधान दिवस पर गोवा डाक विभाग ने जारी किया है संविधान। यहां पर देख रहे हैं, ये चित्र दिख रहा होगा, और यह कब जारी किया गया? कल ही जारी किया गया है। गोवा मंडल में पणजी हेड पोस्ट ऑफिस में 26 नवंबर 2020 को पोस्ट किए गए सभी लेखों पर संविधान दिवस लगाया गया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि संविधान दिवस के बारे में जागरूकता पैदा करना। आज हमारा युवा लोग जो है जानते ही नहीं है। आप देखते होंगे अक्सर इस तरह के वीडियो में, इस तरह के न्यूज़ में आ जाता है कि 15 अगस्त को क्या है, भूल जाते हैं बच्चे, नए जो युवा लोग हैं भूल जाते हैं कि 26 नवंबर को यानी हमारा संविधान कब निर्मित हुआ था, संविधान की विशेषता क्या है, ये सब पता ही नहीं है। सोचिए भारत में मात्र कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ही संविधान का ज्ञान है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज हर व्यक्ति को होना चाहिए। क्योंकि ये संविधान ना होता तो सोचिए भारत की क्या स्थिति होती, कई खंडों में बटा होता। आज संविधान ने हमें अच्छा जीवन, क्वालिटी युक्त लाइफ जीने का एक राह दिखाता है, वह है संविधान। हमारे संविधान की विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, अलिखित लिखित दोनों है, ठोस और लचीला भी है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने कई जगहों से इसे बारो किया है, कई जगहों से इसकी बातों को लिया है, हालांकि हमने अपने हिसाब से ही संविधान का निर्माण किया है। इसीलिए संविधान का जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। अब इसी संबंधित थोड़ा गोवा के बारे में जान लीजिए। ये आप देख रहे हैं ना, तटीय है, ऊपर महाराष्ट्र है, नीचे कर्नाटक है, उसी के बीच में एक छोटा सा राज्य है दोस्तों। सबसे पहले सोचिए पुर्तगाली लोग भारत में सबसे पहले आए, पुर्तगीज सबसे फर्स्ट टाइम और सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए, ये ध्यान रखिएगा 1961 में। तो दोस्तों गोवा में ये देख रहे हैं ना, वास्को डिगामा कालीकट पहुंचा था। ये देख रहे हैं ना, मार्मोगाओ है, ये जुआरी नदी के एस्चुरी पर यह बंदरगाह है, पोर्ट है दोस्तों। यहाँ से लौह अन्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं, जापान तक निर्यात किया जाता है मर्मुगाओ बंदरगाह से दोस्तों। यहाँ मांडवी और जुआरी नदियाँ बहती हैं। 1961 में ये देख रहे हैं ना, पॉइंट दिया हुआ है कि हमने पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, और 1987 में ये ध्यान रखना, यह भारत का 25वां 25th स्टेट ऑफ इंडिया। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात और याद रखना कि आर्टिकल 44 क्या कहता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है, नीति निर्देशक तत्व में है, समान नागरिक संहिता। तो गोवा में समान नागरिक संहिता है। अरब सागर के तट पर बसा यह सुंदर सा राज्य है दोस्तों। यहाँ की कैपिटल पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा है, विच इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मांडवी रिवर। और यहाँ की हाई कोर्ट बम्बई हाई कोर्ट यानी मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं, असेंबली सीट देख रहे हैं ना 40 है,
जबकि याद हो तो हमने बताया था कि विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, अधिकतम 500 होनी चाहिए। तो यह एक्सेप्शन है कुछ राज्यों के लिए, तो यह भी पॉइंट। नेक्स्ट है मोर देन 1.4 करोड़ पुअर बेनिफिशियरी गॉट फ्री ट्रीटमेंट अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। दोस्तों ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। सरकार के अनुसार यह भारत ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। तो दोस्तों इसमें यह केंद्र सरकार की योजना है। आयुष्मान भारत के तहत सरकार देश भर में 1.5 लाख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के तौर पर विकसित करता है। इसमें 10.74 करोड़ यानी 10.74 करोड़ परिवार यानी सीधे सीधे 50 करोड़ लोगों को इसका लाभ होगा। इसके तहत साल भर में 5 लाख रुपए तक का सरकार खर्च उठाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1.4 करोड़ से अधिक गरीब लाभार्थियों को 17,500 करोड़ से अधिक मूल्य का उपचार प्रदान किया गया है और यह सरकार के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। और दोस्तों योजना के तहत अस्पतालों में प्रति मिनट यानी 14 पेशेंट भर्ती किए जा रहे हैं। इसके पैनल में 24,653 अस्पताल अब तक शामिल किए जा चुके हैं, जिसमें सरकारी और निजी का अनुपात याद रखना 54-46 है, ये भी याद रखना। और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के क्रियान्वयन के उच्च स्तरीय समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का भी दौरा किया। किसने? हर्षवर्धन ने। कैबिनेट मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। तो हर्षवर्धन विजिटेड द National Health Authority for high level review of the implementation of the National Digital Health Mission। केवल 3 महीने से अधिक समय में 6 यूनियन टेरिटरी स्टेट लाइक अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली और दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में यहाँ पर उल्लेखनीय प्रगति की है। दोस्तों आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एट प्रभात तारा मैदान। दोस्तों ये कहाँ से शुरू हुई थी? रांची से शुरू हुई थी, याद रखना 23 सितंबर, ध्यान रखना 2018। तो ये कब शुरू हुई थी? 2018 में यह योजना शुरू की गई थी। इसके तहत ये ध्यान रखेंगे 50 करोड़ लोगों को सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मदद करेगी। और दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिवस के अवसर पर यह 25 सितंबर से यह योजना प्रभावी हुई है, इफेक्टिव हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। उद्घाटन कब हुआ था? 23 सितंबर 2018 को, जबकि लागू कब हुई थी? 25 सितंबर 2018। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय मामलों में। इंडिया हैज हाईएस्ट ब्राइबरी रेट इन एशिया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट में भारत को एशिया का सबसे भ्रष्ट देश, दोस्तों एशिया का, ये ध्यान रखिएगा, यानी भ्रष्ट, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें भारत को सबसे भ्रष्ट देश बताया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के दूसरे देशों में जैसे कंबोडिया, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, कंबोडिया आसियान देश है, इसकी राजधानी नामपेन है। तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया है जिसकी राजधानी जकार्ता है। और करीब 39% भारतीय मानते हैं कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए रिश्वत का सहारा लिया, जबकि कंबोडिया में 37 और इंडोनेशिया में 30% लोग ऐसा मानते हैं। दोस्तों इंडिया वॉज रैंक 80th, यानी याद रखना 80 रैंक पर था 198 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन करप्शन केसेस इन 2019। 2019 में भारत 198 देशों की सूची में 80वें पायदान पर था और इस संस्था ने उसको 41 नंबर दिए थे। वहीं म्यांमार 130वें, पाकिस्तान 120वें, नेपाल 113वें, भूटान 25वें, बांग्लादेश 146वें, श्रीलंका 93वें स्थान पर था। जबकि ईमानदार देशों में बात की जाए तो मालदीव और जापान फर्स्ट और सेकंड पर हैं एशिया में। यहाँ महज 2% लोगों ने माना कि उन्होंने किसी काम के लिए रिश्वत दी। इसके बाद दक्षिण कोरिया तीसरे नंबर पर है, जहाँ पर 10% लोग मानते हैं कि काम करवाने के लिए उन्हें रिश्वत देना पड़ता है। तो दोस्तों कह सकते हैं कि एशिया में हर 5 में से 1 ने रिश्वत दी है, यानी 62% लोग मानते हैं कि भविष्य में हालात इसके सुधरेंगे। तो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के मुताबिक देश के ज्यादातर लोगों का मानना यही है कि पुलिस और स्थानीय अफसर रिश्वत लेने के मामले में सबसे आगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह करीब 46% है। सोचिए, पुलिस और स्थानीय स्तर
पर जो अवसर लेते हैं। इसके बाद देश के सांसद आते हैं जिनके बारे में 42% लोगों ने कहा ऐसी राय रखते हैं। इसके बाद 41% लोग मानते हैं कि सरकारी कर्मचारी रिश्वतखोरी के मामले में, और कोर्ट में बैठे 20% लोग हैं जो रिश्वत लेते हैं। इस रिपोर्ट में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे 89% भारतीय सरकारी भ्रष्टाचार, यानी कह सकते हैं सबसे बड़ी समस्या है जो गवर्नमेंट करप्शन है। इसके बाद 39% जो है रिश्वतखोरी को बड़ी समस्या मानते हैं, जबकि 46 किसी भी चीज़ के लिए सिफारिश किए जाने को समस्या मानते हैं। 18% भारतीय ऐसे हैं जो मानते हैं कि वोट के लिए नोट एक बड़ी समस्या है। वहीं 11% ने माना है कि काम निकलवाने के लिए होने वाला शारीरिक शोषण भी एक बड़ी समस्या है। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को ज़्यादातर भारतीयों की आम राय है कि बीते 1 वर्ष में यह बढ़ा है। ऐसी सोच रखने वालों में 47% भारतीय शामिल हैं। वहीं 27% यह कम हुआ है, जबकि 23% मानते हैं कि बीते वर्ष में अब में कोई फर्क नहीं है। वहीं 3% इस बारे में कोई राय नहीं रखते हैं। तो एशियाई देशों में करप्शन रेटिंग की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र के 23% लोग पुलिस को सर्वाधिक भ्रष्ट मानते हैं। दूसरे नंबर पर 17% वे लोग हैं जो मानते हैं कि कोर्ट सबसे अधिक भ्रष्ट है। वहीं 14% जो एशियाई मानते हैं कि हर जगह पर पहचान पत्र बनते हैं, वहाँ पर सबसे अधिक भ्रष्टाचार है। तो इस तरह से यह काफ़ी महत्वपूर्ण, जैसे भारत में अगर बात की जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पर बहुत सारे आंदोलन, 1974 में जेपी मूवमेंट आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। फिर बाद में जेपी मूवमेंट के बाद नए नए नेता आए और वह सब करप्ट निकले, सोचिए। तो इस तरह से 1989 में बोफोर्स मामले के खिलाफ वीपी सिंह बाद में प्रधानमंत्री भी बने। 2011 में विदेशों में जमा काला धन वापस लाने के लिए बाबा रामदेव का आंदोलन, साथ साथ अन्ना हजारे ने मूवमेंट चलाया। इस तरह से वहीं वर्तमान सरकार ने भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए, जैसे नोटबंदी किया, लेकिन फिर भी अभी फर्जी कंपनियों पर भी रोक लगाई। लेकिन अभी भी देख रहे हैं भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है कि हम एशिया पे नंबर 1 पर आ गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की। इंडिया एंड नेपाल एग्री टू वर्क टूवर्ड्स इंक्रीजिंग म्यूचुअल कोऑपरेशन। दोस्तों भारत और नेपाल दोनों एक साथ कह सकते हैं अब समझौता, मतलब काफ़ी अच्छे हालात हो रहे हैं। हालांकि भारत और नेपाल के बीच विवाद, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करूंगा। पहले हम लोग खबर देख लेते हैं। तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं, सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला, याद रखेंगे। एंड नेपाल प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। एग्रीड टू इंटेंसिफाई इफर्ट टू फर्दर म्यूचुअल कोऑपरेशन, यानी दोनों ने आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने के प्रयास तेज करने पर सहमति जताई है। विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर सार्थक बातचीत की है। सीमा रेखा को लेकर विवाद के कारण दोनों देशों के मध्य जो संबंधों में तनाव आने के बीच श्रृंगला की पहली नेपाल यात्रा पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वह नेपाल के विदेश सचिव भरत राज पौड्याल के निमंत्रण पर आए हुए हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि नेपाल एकदम हमारे पड़ोस में है। हमारे देश और नेपाल से रोटी बेटी का संबंध है। तो ऐसे में चीन जो है नेपाल को लगातार उकसा रहा था, भारत के खिलाफ भड़का रहा था, और ऐसे में नेपाल को भी सोचना होगा चीन की रणनीति। आप देखिए कि कोई भी देश इस तरह से आने वाले समय में चीन को लाइक नहीं कर रहा है। तो इस तरह से दोनों नेताओं में, यानी जो हमारे सचिव हैं, साथ में केपी शर्मा ओली और उनके जो जो समकक्ष हैं भरत राज पौडवाल, इन लोगों ने पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना पर भी चर्चा की। कोविड महामारी में भारत ने जो सहायता की उसके लिए जो है नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत को थैंक्स बोला है। तो ये सब बातें हैं। तो ये रहा तो दोस्तों दोनों में, यानी हमारे सचिव जो गए हुए हैं ये काफ़ी अच्छे सकारात्मक रुख हैं। इससे चीन फिर से जो है कह सकते हैं बौखलाएगा। अब आइए थोड़ा सा नेपाल के बारे में जान लेते हैं और जो विवाद का विषय था उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये देख रहे हैं ना लिपू लेक दर्रा, ये भारत में, हम लोग उत्तराखंड में पढ़ते हैं ना, लिपू लेक, थागला, माना, लिपू लेक, ये सारे दर्रे उत्तराखंड में हैं। दोस्तों अभी ये जो विवाद का जो मेन मुद्दा था, जो विवाद कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जानना आप लोगों को लिए आवश्यक है। तो भारत और नेपाल और चीन दोनों से सीमा विवाद है। आपको पता ही, इधर ये देख रहे हैं ना चीन मुंह खड़ा हुआ है, इसको चीनी ड्रैगन कहते ही हैं। तो भारत ने, याद हो तो 31 अक्टूबर को भारत के जो जम्मू कश्मीर राज्य है 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में बदल गया। तो भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने के बाद भारत में नवंबर में अपना एक नया मैप जारी किया और इसी मैप को लेकर के नेपाल से विवाद शुरू हो गया।
तो इसमें जो बात की गई तो उसमें जैसे यहाँ पर अब देख रहे हैं ना, काला पानी समझ, ये लिपुलेख लिम्पिया अधूरा, ये सब यह विवाद का कारण बना। तो इस तरह से दोनों में विवाद बढ़ा, जबकि यह बात अगर देखा जाए तो नेपाल के विदेश मंत्री ने बताया था, प्रदीप ग्यावली हैं, हम सब इस बात से सहमत हैं कि दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्विपक्षीय समझौतों से तय होती है। किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई से उनकी उपस्थिति के दावे को वैध नहीं साबित करेगा। तो यही कारण है, ये विवाद का कारण था दोस्तों। हालांकि अब इसको फिर ठीक से किया, मतलब फिर वापस करने की बात चल रही है। अब देख रहे हैं ना, ये नेपाल है दोस्तों, ग्रेटर हिमालय की सारी ऊंची चोटियां यहाँ पर हमने दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, कंचनजंगा भी भारत और नेपाल 8,598 मीटर ऊंची है। विश्व की तीसरी सबसे थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज कंचनजंगा। दोस्तों नेशनल पार्क बताया था, मकालू है 8,481 मीटर ऊंची है। माउंट एवरेस्ट 8,848, कहीं कहीं 50 भी लिखा रहता है, मीटर ऊंची है। ये देख रहे हैं ना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। मनसालू है 8,156 मीटर ऊंची है। अन्नपूर्णा है 8,078 मीटर ऊंची है। धौलागिरी है 8,172, याद रखना, मीटर ऊंची है। तो कभी कभी ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाने को भी आ जाता है, तो इन्हें भी ध्यान रखना दोस्तों। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और यह तरह से देख रहे हैं, इधर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य स्पर्श करते हैं नेपाल को। तो नेपाल से हमारे संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं, जो है कह सकते हैं सांस्कृतिक रोटी बेटी का संबंध रहा है। हालांकि भारत और नेपाल दोनों अग्रसर हैं, दोनों के संबंधों में अच्छा कैसे अच्छा करने के लिए। ऐसे बस वही है कि नेपाल को समझना होगा चीन की हरकतों के बारे में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं और प्रेसिडेंट जो हैं विद्या देवी भंडारी हैं, वहाँ की राष्ट्रपति। नेक्स्ट है समाचारों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टीसीएस फाउंडर फकीर चंद कोहली, जो कि 96 ईयर ओल्ड थे, उनका देहांत हो गया है। दोस्तों इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है, हाई एंड सिविलियन अवार्ड है, थर्ड हाई एंड सिविलियन अवार्ड है। पहले भी बता चुका हूं, फर्स्ट नंबर पे भारत रत्न है, दूसरे पे पद्म विभूषण है, तीसरे पर पद्म भूषण है और चौथे नंबर पर पद्म श्री आता है। तो दोस्तों इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है अवार्ड। तो दोस्तों यह जो इनको फादर ऑफ आईटी इंडस्ट्री, भारतीय मतलब आईटी उद्योग का इन्हें पिता कहा जाता है। 1995-96 के दौरान ये नेस्कॉम के भी अध्यक्ष रहे हैं, ध्यान रखना। और इनका जन्म पेशावर में हुआ था 1924 में। वहीं लाहौर में इन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, बाद में वे क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा गए, फिर 1948 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी ऑनर्स पूरा किया और 1950 में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एमएस भी किया। और दोस्तों 1951 में वो भारत आ गए और उसके बाद वह टाटा से जुड़ गए। यही कारण है कि इन टीसीएस कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस सॉफ्टवेयर की महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर का इन्हें भारत का जनक कहा जाता है, आईटी उद्योग का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों ये शख्सियत है, इनका नाम याद रखिएगा, फकीर चंद कोहली। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह अपॉइंटेड न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। दोस्तों यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत सारे इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब पहले ये सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक थे, अब 1 दिसंबर को यह ज्वाइन करेंगे, याद रखिएगा दोस्तों, न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। यह फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को 24 दिसंबर 1982 को कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्होंने जम्मू और कश्मीर घाटी में सीमा सड़क टास्क फोर्स की कमान संभाली। जो अटल सुरंग भी बनाई गई उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। सीमा पर जो भी सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। वह भूटान, मुंबई मुख्य अभियंता नौसेना और मुख्य अभियंता मुख्यालय पूर्वी कमान में भी प्रोजेक्ट दंतक बीआरओ के मुख्य अभियंता भी रह चुके हैं। दोस्तों हरपाल सिंह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन उच्च कमान और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज पाठ्यक्रम के स्नातक भी हैं। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। मर्सिडीज बेंज
ये नाम सुना होगा दोस्तों, गाड़ियों में यह मर्सिडीज लोगों का सपना होता है इससे चलने का। यह 1926 में इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी की स्टुटगार्ट में। कभी कभी ये भी आ जाता है, सीधे सीधे कारों का नाम दे देगा मिलान करने को, किस देश की कंपनी है। हाँ, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो मर्सिडीज बेंज ने भारतीय स्टेट बैंक, यानी ध्यान रखेंगे मर्सिडीज बेंज हैज ज्वाइन हैंड विथ स्टेट ऑफ इंडिया टू ऑफर फाइनेंशियल बेनिफिट टू द लेंडर्स हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, जिसको क्या कहेंगे HNI, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्राहकों को वित्तीय लाभ देने की पेशकश की है। किसने? मर्सिडीज बेंज ने। किसके साथ समझौता किया है? भारत की किस बैंक के साथ? ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा। PNB दे देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देगा, नाबार्ड दे देगा, ऐसे दे देगा। तो किसके साथ किया है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। और यह सहयोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ग्राहक आधार के लिए लग्जरी ऑटोमोबाइल निर्माता एक्सेस प्रदान करेगा, जबकि बैंक के ग्राहक मर्सिडीज बेंज कार की बुकिंग के समय विशेष लाभ का आनंद ले सकेंगे। और इसमें पॉइंट हैं, इसमें थोड़ा सा अबाउट द कोलैबोरेशन। यहाँ पर यह सहयोग में 5 वर्ष तक के कार्यकाल वाले ऋणों पर आकर्षक ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क पर वित्तीय लाभ जैसे शामिल हैं। SBI योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से मर्सिडीज बेंज वाहन बुक करने वाले ग्राहकों के लिए 25,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ देगा, यानी एडिशनल बेनिफिट ऑफ 25,000 रुपीज सभी कस्टमर को जो योनो ऐप यूज करता है। ये बहुत ही अच्छा ऐप है, ध्यान रखना दोस्तों SBI का। दे कैन इवन गेट ए कार लोन सैंक्शन थ्रू SBI योनो आफ्टर फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बढ़ते हैं पुस्तकें और पुरस्कारों में। बुक ऑन द लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। दोस्तों आपको पता है सिख धर्म के संस्थापक, उसके 10 गुरुओं के कह सकते हैं गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर पुस्तक जारी की। हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पर देख रहे होंगे, साथ में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। और इस पुस्तक का विमोचन, यानी इस पुस्तक का लेखक कौन है ये पूछ लेगा आपसे, तो कृपाल सिंह है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेल समाचारों में। 2nd एडिशन ऑफ फिट इंडिया स्कूल वीक, यहाँ पर ये चित्र आप देख सकते हैं। कौन है ये? किरण रिजिजू साहब हैं, खेल मंत्री हैं, अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं। किरण रिजिजू ने फिट इंडिया मिशन की उपस्थिति में फिट इंडिया स्कूल वीक कार्यक्रम का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है। खेल मंत्री ने स्कूल बच्चों को फिट इंडिया आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। और यह पॉइंट ध्यान रखना कि पिछले साल नवंबर में शुरू किया गया था। इसमें देश भर के 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया था। और ये फिट इंडिया मूवमेंट है। तो फिट इंडिया मूवमेंट इज एन नेशन वाइड मूवमेंट इन इंडिया टू करेज पीपुल टू रिमेन हेल्दी एंड फिट बाई इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट इन देयर डेली लाइफ। और इसके याद रखना संस्थापक सुपर्णो सतपथी और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है शिल्पा अग्रवाल हैं, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों जैसे कल हम लोगों ने अर्जेंटीना के बारे में चर्चा की थी, आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में। दोस्तों कनाडा आपने सुना होगा, कनाडा विश्व का दूसरा 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ 6 टाइम जोन है। जैसे भारत में एक मानक समय है जो इलाहाबाद प्रयागराज से गुजरता है, या मिर्जापुर भी दिया रहता है NCERT में, ध्यान रखेंगे। और यह देश इतना बड़ा है कि यहाँ 6 टाइम जोन है, ये ध्यान रखिएगा। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर पॉइंट जैसे पहला है, कनाडा इज अ कंट्री विथ ए फेडरल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका के एकदम उत्तर में है सर। इसमें दुनिया की कह सकते हैं सर्वाधिक झीलें यहीं पर हैं, आगे हमने फैक्ट दिया है। यानी विश्व का कह सकते हैं दुनिया के जो क्लीन वाटर है, साफ पानी का लगभग 20% कनाडा में ही है दोस्तों। बास्केटबॉल का भी आविष्कार कनाडा के ही व्यक्ति ने किया था। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, कनाडा में जो प्रदेश हैं 10 प्रोविंस हैं, जैसे अपने यहाँ 28 राज्य हैं, 28 स्टेट हैं, जैसे अल्बर्टा है, ब्रिटिश कोलंबिया है, मोनिटोबा है, न्यू ब्रिंसविक है, न्यू फाउंडलैंड है, लेब्राडोर है। लेब्राडोर याद रखना जलधारा भी है, ठंडी जलधारा। नोवा स्कोटिया है, ओंटारियो है, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड है, क्यूबेक है, सस्केचुआन है। तो यह इस तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में तो ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखना, कनाडा की सीमाएं पूछ लिया जाए तो उत्तरी अमेरिका, उत्तर में अलास्का,
अमेरिका का प्रांत है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा प्रांत है। पूर्व में अटलांटिक ओशियन, पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है और इसकी खोज 1534 में जैक्वेस कार्टियर ने की थी, ये ध्यान रखना दोस्तों, कनाडा की खोज। और कनाडा ने 1608 में फ्रांस ने उपनिवेश बना लिया था और 1763 में पेरिस संधि के साथ ब्रिटेन को सौंप दिया और ब्रिटेन ने 1 जुलाई 1867 को इसे स्वतंत्र कर दिया था। यानी कनाडा को स्वतंत्रता कब मिली थी? कनाडा बिकेम इट इंडिपेंडेंट ऑन 1 जुलाई 1867। दोस्तों क्षेत्रफल में आपने देखा ही 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फर्स्ट पोजीशन पर है एरिया में एंड विश्व में सेकंड पर है। कनाडा की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो अंग्रेजी एंड फ्रांसीसी है और यहाँ की मुद्रा जो है, करेंसी है, कैनेडियन डॉलर है। दोस्तों कनाडा का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट लोगान है, 5,959 मीटर ऊंचा है। यहीं पर कनाडा की सबसे लंबी नदी मैकेंजी नदी बहती है जिसकी लंबाई 1738 किलोमीटर है। दोस्तों बताया आपको कनाडा झीलों के मामले में प्रथम, विश्व में सबसे अधिक झीलें कनाडा में हैं, 1,87,888 झीलें हैं, यानी 1,87,888। और इसकी बड़ी झील जो ग्रेट बियर, यहाँ पर अभी मैं मैप में बताऊंगा, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट साल्ट लेक, आथाबास्का लेक, विनीपेग लेक, विनीपेगियोसिस लेक, ये तो झीलें हैं। फिर इस महान झीलों के बारे में बताऊंगा मानचित्र में, पहले ये फैक्ट सुन लीजिए। कनाडा का राष्ट्रीय पशु, नेशनल एनिमल क्या है? नॉर्थ अमेरिकन बीवर, जिसे उदबिलाव कहते हैं। और 49, यहाँ पे ये डिग्री होगा, हाँ इसको ठीक कर लीजिएगा, 49 डिग्री लैटिट्यूड बॉर्डर लाइन फ्रॉम बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ कनाडा, यानी अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री पैरेलल लाइन है। विश्व की सबसे शांत रेखा है, यहाँ पर कोई भी सेना होना नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय, वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क इन कनाडियन प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा, अल्बर्टा प्रांत में स्थित है विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पर आप मानचित्र में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, तो जैसे कनाडा की कैपिटल है, याद रखना, ओटावा, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा हुआ है। ओंटारियो प्रांत है, ये देख रहे हैं ना, टोरंटो, ये देख रहे हैं सेंट लॉरेंस नदी पर है। और ये टोरंटो जो है, ओटावा, ये देख रहे हैं ना, ये कैपिटल है। टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा शहर है दोस्तों। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो हैं। यहाँ की सबसे लंबी नदी के बारे में दोस्तों बता ही दिया। कनाडा का जो डेट्रॉयट है उसको विंडसर को कहा जाता है दोस्तों। यहाँ देख रहे हैं विनीपेग, इसे विश्व की गेहूं मंडी कहा जाता है। मोनिटोबा, मोनिटोबा प्रांत में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और यहाँ अल्बर्टा प्रांत है, यहाँ पर आपको हमने देखा वैंकूवर है, ये है ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के अंतर्गत आता है जो पैसिफिक ओशियन को टच करता है। कनाडा का बर्मिंघम जो है, हैमिल्टन शहर को कहा जाता है, कनाडा का हैमिल्टन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बर्मिंघम। और यह महत्वपूर्ण एक और भी एक मतलब रोचक है, आप लोग अगर सिंगर सुनते होंगे जस्टिन बीबर कनाडा के ही निवासी हैं। यहाँ की राजभाषा मैंने बताया, यूरेनियम के उत्पादन में किसी समय में प्रथम स्थान पर था, अब तो कजाकिस्तान हो गया है दोस्तों। सुलिवान खान विश्व की सबसे बड़ी सीसा और जस्ता की खान है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। सुलिवान खान अमेरिका में ही है, यानी विश्व में शीशे और जस्ते का सबसे बड़ा भंडार कनाडा में ही है। अखबारी कागज, न्यूज प्रिंट पेपर में विश्व में प्रथम स्थान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यहाँ के लकड़ी काटने वाले को लंबर जैक कहा जाता है दोस्तों। यहाँ का कागज उद्योग जो है वह मॉन्ट्रियल में है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देख रहे हैं मॉन्ट्रियल क्यूबेक प्रांत के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसके सारे यहाँ पर यही देख रहे हैं, रॉकी माउंटेन, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। यहीं पर माउंट लोगान है, बताया ही था सबसे ऊंचा पर्वत है। ग्रेट प्लेन्स है, यहीं पर जो है प्रेरी, जिसे ब्रेड ऑफ बास्केट कहा जाता है, रोटी की डलिया कहा जाता है। और ऊपर देख रहे हैं ना ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, ऐसे क्रम से आथाबास्का लेक, विनीपेग लेक। और ये 5 महान झीलें तो सुना ही होगा दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर, इसमें सिर्फ मिशिगन है जो कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, नहीं तो सब जो है कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं, यानी सुपीरियर, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो, याद हो जाएगा। यह है लैब्राडोर, लैब्राडोर जलधारा भी आती है और यहीं से गल्फ स्ट्रीम जलधारा, दोनों जहां मिलती हैं विश्व की सबसे ऊंचा ज्वार, हाई टाइड उठता है, जिसे फंडी की खाड़ी कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण आज हम लोगों ने चर्चा की। अब बात करते हैं आज आप लोगों के सेक्शन में, और मैं इस
सेक्शन की जो चर्चा अगर की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं और इस बात का मुझे बहुत फ़क्र है, बहुत खुशी है। आज उत्तर देने वालों में एकता पटेल, मिली, विक्की, ऋषि, सोनिका खंडेलवाल, प्रभा केडीआर, सुदीक्षा सलियान, सनी, महेश यादव, दीपिका चिकाने, स्वाति मोनिका, संतोष कुशवाहा, प्रवीण कुमार, ज्ञान रंजन साहू तो लगातार, सूरज उपाध्याय, ये लोग लगातार उत्तर दे रहे हैं। कुछ आज नए नाम जुड़े हुए हैं, सोनम एब्रोल, संतोष कुशवाहा, संजय नेगी, एसके, अभिषेक मिश्रा, इन सब लोगों ने आज उत्तर दिया है। विश्वजीत कुशवाहा, इन सभी ये सारे नाम हमको दिख रहे हैं। यस, लगातार सब लोग उत्तर दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उत्तर देने का प्रयास करिए। तो आप लोगों के सामने ये पहला प्रश्न है, विथ whom इज री इन्वेस्ट 20 रिलेटेड। दोस्तों री इन्वेस्ट 2020 जो ग्लोबल समिट है कह सकते हैं, या किससे संबंधित है? टेलीकॉम, अक्षय ऊर्जा, जल संचरण या स्वास्थ्य समस्या से? जल्दी से उत्तर देना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेट गेम ऑफ गोवा? गोवा का राजकीय खेल क्या है? फुटबॉल, हॉकी, शतरंज या टेबल टेनिस? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2017, 2018, 2019 या 20? दोस्तों बताया था ना 23 सितंबर रांची से शुरू हुई थी और याद रखना 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर यह लागू मतलब पूरे प्रभावी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एशिया का सबसे भ्रष्ट देश कौन है? मालदीव, जापान, भारत या कंबोडिया? तो दोस्तों इसी में से आपको बताना है। याद रखना इसी में सबसे साफ सुथरा देश, सबसे स्वच्छ देश जहां पर एकदम भ्रष्टता नहीं है, हाँ, तो वो भी देश इसी में शामिल हैं और दूसरे नंबर वाला भी इसी में शामिल है, आपको बताना है। नेक्स्ट है, नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी, विद्या शर्मा ओली या विद्या कोइराला या नन ऑफ एबव या नन ऑफ दीस? नेक्स्ट है, भारतीय आईटी उद्योग का पिता किसे कहा जाता है? सैम पित्रोदा को, फकीर चंद कोहली को, शिव नाडर को या एम नारायण मूर्ति को? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ किसको नियुक्त किया गया है? मेजर जनरल राजीव चौधरी। दोस्तों ये तो नहीं होंगे, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं क्लू दे रहा हूं क्योंकि अब यह जो है उनकी जगह बनेंगे, जो इसमें उत्तर है यह जो है सीमा सड़क संगठन के अध्यक्ष अब होंगे, ये ध्यान रखिएगा, इतना मैं क्लू दे रहा हूं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद वशिष्ठ या इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी? तो तीन ही ऑप्शन है, इसी में से आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्सिडीज बेंज ने भारत की किस बैंक के साथ समझौता किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी या बैंक ऑफ बड़ौदा या नाबार्ड बैंक? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिल्पा अग्रवाल, शिल्पा शेट्टी या पीवी सिंधु या साइना नेहवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में कुल कितने मानक समय हैं? 3, 4, 5 या 6? इन्हीं में से उत्तर देना है। और आप लोगों ने आज के उत्तर मैंने देखा बहुत ही तीव्र वेग से दिया। मैं आशा करता हूं कि आज भी आप लोग इसी तरह उत्तर देंगे और पूरे जोश के साथ। और दोस्तों आप लोग एक चीज ध्यान रखिए कि एवरी संडे ये सारे क्वेश्चन को, यानी जो कितने टोटल 70 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन संडे का भी जोड़ लीजिए, रात में रिवीजन करिए और ये 70 क्वेश्चन की फाइल बनाते चलिए और यह आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। निश्चित रूप से आगामी जो एग्जाम्स आएंगे उसमें आपको यह बहुत ही फायदा करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और निश्चित रूप से आप लोग सफल होंगे, यह हमें अब लगने लगा है क्योंकि जिस तरह से आप लोग उत्तर दे रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।